हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब एक टॉपिक करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन और उसके आगे की भी टॉपिक्स। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट के साथ। बेटा बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखो, इन्वेस्टमेंट पहले इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, नेशनल इनकम और इकोनॉमी के बारे में बाद में बात करेंगे। देखो बेटा, कोई भी इंडिविजुअल होता है वो अपनी एक इनकम अर्न करता है। जो भी उसकी इनकम है, उस इनकम में से वो कुछ सेव करता है और उसी सेविंग वाले पार्ट को वो इन्वेस्ट करता है कहीं पे। ठीक है, समझ आया? इफ एन इंडिविजुअल हैव इनकम, उसके पास कोई इनकम है, उस इनकम को वो उस इनकम में से कुछ पार्ट सेव कर रहा होगा, उसी पार्ट में से वो इन्वेस्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो मैं हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक के बारे में, नेशनल इनकम का पढ़ेंगे, बट स्टिल समझना बिल्कुल बेसिक से शुरू करो, तभी आपको इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ आएगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखो, कोई इंडिविजुअल है, लेट्स सपोज से उसकी 10,000 इनकम है। अगर वो, दिस इज द इनकम, ठीक है, इसमें से अगर वो सेव कर रहा है 2,000 रुपीज और इस 2,000 में से वो इन्वेस्ट कर रहा है, मान लो 500 वो इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, इन्वेस्ट कितना भी हो, अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या इन्वेस्टमेंट होगी? तो मैंने बहुत सिंपल से एग्जांपल लिया है। अब सपोज करो कोई इंडिविजुअल है, उनके पास 2 घर ऑलरेडी है। सपोज करो वो एक और घर खरीद लेते हैं, तो वो क्या है, उनकी कैपिटल फॉर्मेशन है ना, वो अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं डे बाय डे, है ना। 2 घर पहले से थे, एक में रह रहे हैं सपोज करो, और उन्होंने तीसरा या चौथा घर खरीद लिया है। क्या हुआ, वो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो गई ना, वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हुई ना। सेम वैसे अगर किसी इंडिविजुअल के पास गाड़ियां हैं, ठीक है, उन गाड़ियों में अगर वो एक और गाड़ी खरीद लेता है तो उसकी क्या हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है। सेम वैसे ही बेटा, अब इन्वेस्टमेंट हमें इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, एक नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। देखो, इन्वेस्टमेंट 2 तरीके की होती हैं जो हमें पढ़नी है। क्यों, अभी से स्टार्ट करते हैं ना तो और अच्छे से समझ आएगा। देखो, इन्वेस्टमेंट को 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक होता है, लेट मी चेंज द मार्कर, ये लाइट दिख रहा है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड द सेकेंड वन इज द नेट इन्वेस्टमेंट। 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें टोटल आता है और इसमें एक्चुअल आता है, बस। अब व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, अभी समझा। इन्वेस्टमेंट वो पार्ट होती है, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, या तो इन्वेस्टमेंट बोलो, अगर कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है तो दोनों का मतलब एक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। इन्वेस्टमेंट बोलो, अभी मैंने कैपिटल का आपको एडमिशन दे एग्जांपल दे दिया ना। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू एडिशन, ऐड ऑन करना, मतलब ऑलरेडी वी हैव ना, कुछ तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगी, उसमें ऐड ऑन करना, ऐड ऑन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। सबसे पहले देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ आया, इन्वेस्टमेंट को ही कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, रेफर्स टू एडिशन, ऐड ऑन करना, मतलब वी ऑलरेडी हैव समथिंग, हमारे पास कोई कैपिटल है, उसमें ऐड ऑन करना है। टू, कहाँ पे, द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। अब यहाँ पे हमें मीनिंग समझना है, कैपिटल स्टॉक, मार्कर चेंज करती हूँ। कैपिटल स्टॉक का क्या मतलब होता है बेटा? कैपिटल स्टॉक का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ कोई भी फिक्स एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट बोलो या कैपिटल फॉर्मेशन बोलो, एक एडिशन होता है हमारे इकोनॉमी का, जो क्या है, हमारी इकोनॉमी का कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी, उसमें ऐड ऑन करना है। कैपिटल स्टॉक क्या होता है? फिक्स एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक, जो भी हमारे पास स्टॉक है अनसोल्ड, मतलब जो बिका नहीं है, जो कि हमारी कैपिटल है, ठीक है, उसमें कुछ एड ऑन करना को कहते हैं इन्वेस्टमेंट। समझ आया? सपोज करो अगर हमारी कंट्री में अभी, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 100 हाउसेज है, 100 घर है हमारे पास, जो कि हमारी इंडिया के हैं, बिलोंग्स टू इंडिया। एक और कोई लैंड या बिल्डिंग कुछ भी परचेज होती है, 100 में 1 एड ऑन हो गया, 101। अब जो वो 1 ऐड हुआ है ना, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। एक पर्टिकुलर ईयर में अगर वो खरीदा गया है, दैट इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हमारी कंट्री का ये स्टॉक है। अभी हम इंडिविजुअल, मैंने तो ये एग्जांपल जो आपको लिया कि इंडिविजुअल का एग्जांपल है, एक इंडिविजुअल ने अपने इन्वेस्टमेंट की है, वो अपने कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है। हमें इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, तो बेटा क्या, इकोनॉमी में जो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास कैपिटल है हमारी इकोनॉमी की, जो उसमें स्टॉक पड़ा है, फिक्स एसेट्स है, उसमें जब हम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कुछ एड ऑन करेंगे, दैट एडिशन इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट।
वो से कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट। दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। उससे पहले हमें समझना था कैपिटल स्टॉक क्या होता है, हमारी इकोनॉमी का, हमारे इंडिया का कैपिटल स्टॉक क्या होगा। जो भी हमारे फिक्स एसेट्स हैं, जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी हमारे पास रिजर्व्स हैं, गोल्ड्स हैं, एंड अनसोल्ड स्टॉक, जो भी हमारे पास स्टॉक बचा है किसी भी चीज का, दैट इज अवर कैपिटल, वो हमारी कैपिटल स्टॉक है बेटा। कोई कंपनी का एग्जांपल लो, हम अकाउंट्स भी पढ़ते हैं तो कंपनी का एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, उसके बाद फर्नीचर होता है, मशीनरी होती है, क्लास 11th में हमने पढ़ा है डेप्रिसिएशन में एड ऑन मशीनरी होती है, वो इन्वेस्टमेंट होती है ना। सेम वैसे ही जो हमारी कंट्री है उसका जो कैपिटल स्टॉक है, उस कैपिटल स्टॉक में जब आप कुछ एड ऑन करेंगे दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहाँ पैसा खर्च करेंगे, या तो आप कुछ कोई फिक्स एसेट खरीदेंगे, कोई मशीनरी खरीदेंगे, या फिर कोई भी स्टॉक खरीदेंगे। स्टॉक खरीदना, मशीनरी खरीदना, लैंड बिल्डिंग खरीदना, दैट इज ऑल द इन्वेस्टमेंट, वो सब इन्वेस्टमेंट कहलाती है। ठीक है, तो हमारा जो कैपिटल स्टॉक है, उस कैपिटल स्टॉक में जब एड ऑन होता है दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। क्या एड ऑन करेंगे, कोई भी फिक्स एसेट्स हो गया, स्टॉक हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग्स हो गई। क्लियर है। अब समझना है व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट। देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट की मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, उससे हम समझते हैं। चलिए बेटा अब देखते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट, मैंने डेफिनेशन लिख दी है। वैसे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस से ही समझ आता होगा, मतलब पूरा लेना है। नेट में क्या करना है, कुछ रिमूव करना है। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, सपोज करते हैं हमने एक मशीनरी खरीदी है, हमारा जो इकोनॉमिक का कैपिटल स्टॉक है हमारी इकोनॉमी का, उसमें हमने एक एसेट परचेज किया है। अब आपको पता है कोई भी एसेट है, क्लास 11th में ही पढ़ लिया था, ये तो लाइफ में भी है, कोई भी हम चीज खरीदते हैं, कपड़े हो चाहे कोई भी एक चीज हो, वो एक टाइम के, उसकी एक लाइफ टाइम होती है और उसके बाद हम उसको यूज नहीं कर सकते। सेम वैसे ही मशीनरी लेते हैं तो वो क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है। ऑब्वियसली आपने लैंड लिया ना, एक टाइम में उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। अगर आपने एक बिल्डिंग ली है, कोई लिया, आपको पता है बिल्डिंग को हमें गिराना पड़ता है कुछ टाइम के बाद, उसकी एक लाइफ टाइम होती है कि 100 साल या 50 साल, सिर्फ इतने साल तक ही उस वो बिल्डिंग रहने लायक है, उसके बाद उसको तोड़ना पड़ता है। सेम वैसे ही बेटा जो भी हम स्टॉक खरीदते हैं, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कुछ टाइम के बाद डेप्रिशिएट होने लगती है, उसकी वैल्यू गिरने लगती है। कुछ भी अगर आप आज एक चीज खरीद के लाए हैं 10,000 की, अगर आप उसको सेम डे ही बेचते हैं ना, वो भी कुछ कम पैसों में जाएगी। बहुत लकी होंगे अगर 10,000 की चीज 10,000 में ही चली गई है, बट हमेशा उसकी वैल्यू गिर जाती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, उसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक, हमारे यही होता है, सेम डेफिनेशन है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ अ कैपिटल। ठीक है, बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन देने से पहले जो हमारी इन्वेस्टमेंट है दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब जब हम उसमें से ग्रॉस में से जैसे ही डेप्रिसिएशन हटा देंगे तो हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट बच जाएगी। क्लियर है। जैसे सपोज करते हैं अगर हमने कोई मशीनरी खरीदी है, मशीन खरीद ली, मान लो 1 लाख की मशीनरी थी, उसको लाने का खर्चा, उसको इंस्टॉल कराने का खर्चा, वो हमें एक मान लो 1,20,000 की पड़ गई। अब 1,20,000 की पड़ गई, अगर आपसे कोई, मैं एग्जाम्पल समझा रही हूँ, समझो 120 की पड़ गई, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक है, मान लो 10,000 उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, तो अब आपकी जो मशीनरी रह गई वो 1,10,000 की रह गई, नेट, दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट। और उससे पहले की जो वैल्यू है दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। समझ गए। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, द एक्चुअल एडिशन, जो एक्चुअल एडिशन किया गया है मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट, उसे हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल सा समझना है अभी, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इन्वेस्टमेंट का मतलब समझना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के साथ कैपिटल फॉर्मेशन भी देता है, उसके साथ हमें कैपिटल स्टॉक भी बोलता है। बस उसमें मतलब समझना है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, कैपिटल स्टॉक क्या होता है। इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब आप डेप्रिसिएशन हटा दोगे यू विल लेफ्ट विद द नेट इन्वेस्टमेंट। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा, डेप्रिसिएशन क्या होता है, वैल्यू में किसी भी चीज की वैल्यू जब गिरती है, जिस अमाउंट से गिरती है दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 3 रीजन से होता है, नॉर्मल वेयर एंड टेयर की वजह से, पैसेज ऑफ टाइम, एंड तीसरा जब हमारी चेंज इन टेक्नोलॉजी आ जाती है, मतलब कोई भी चीज अगर हमने खरीदी और उसके बाद उसका यूज ही नहीं होता, जैसे कोई फैशन है हमने खरीद लिया, वो बंद हो गया, चीज हमने एट द एंड ऑफ द टाइम उसको खरीदा। ठीक है, तो सिर्फ 3 रीजन की वजह से डेप्रिशिएट होती है कोई भी चीज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन लिखना, या मैंने शॉर्ट में लिखा है, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन भी आप
कोई मतलब नहीं है डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। सिर्फ समझना है कि डेप्रिसिएशन होता क्यों है। नॉर्मल वेयर एंड टेयर आपको पता है, मशीनरी अगर खरीदिए, वैसे गाड़ियों की भी यार 10 या 20 साल से ज्यादा लाइफ नहीं होती, उसके बाद आप नहीं चला सकते क्योंकि वो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा रिलीज करती हैं, ठीक है, अलाउ नहीं है हमें इसको चलाना। वैसे ही नॉर्मल पैसेज ऑफ टाइम से वो हो गया ना, डेप्रिशिएट हो गई पैसेज ऑफ टाइम से। नॉर्मल वेयर एंड टेयर उसका मतलब कुछ जैसे कोई मशीनरी है, आयरन की है या स्टील की है, वो उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा, या फिर कोई टेक्नोलॉजी या चेंज इन टेक्नोलॉजी आ गया, कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, तो वो जो हमारे पास चीज रखी है वो हमारे किसी भी काम की नहीं है। आपने जैसे देखा होगा पहले जो हमारे डेस्कटॉप थे, अब वो कंप्यूटर जो पहले वाले आते थे, अब किसी के पास होंगे वो यूज ही नहीं करेगा क्योंकि उसमें वो सॉफ्टवेयर ही अवेलेबल नहीं है जो हमें आज के टाइम के लिए चाहिए। तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग समझना जरूरी नहीं है, बस सॉरी डेफिनेशन याद करना जरूरी नहीं है। डेप्रिसिएशन का मीनिंग तो हमने क्लास 11th में ही पढ़ लिया था अकाउंटिंग के टाइम पे। तो वही है, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका जो फॉर्मूला है क्या होता है। हम एक ही फॉर्मूले से दोनों चीज को डिराइव कर सकते हैं। ओहो ये सब रिलीज हो गया, चलो दोबारा लिखते हैं। देखिए बेटा, जो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है वो कैसे आएगी, जब आप नेट इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, आपको मिल जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जब आपको नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है, अगर आपको अब नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है कि नेट इन्वेस्टमेंट कितनी की है हमने, तो आपको क्या करना है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन लेस करना है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से आपको डेप्रिसिएशन हटाना है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन लेस कर दो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से। अब अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है, डेप्रिसिएशन भी तो पूछ सकता है ना, डेप्रिसिएशन निकालना है, क्या होगा डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बेटा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट इज योर फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डेप्रिसिएशन। एक ही फॉर्मूले से हमने दो फॉर्मूले और ड्राइव कर लिए। नेट इन्वेस्टमेंट पूछ लेगा तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन पूछ लेगा तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। समझ आया? अब चलिए बेटा, अब समझते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, हमने पढ़ा है, सभी ने देखा है यार, टैक्सेस पे तो क्या ही बोले, पूरी इकोनॉमी को पता है कि हमारी इंडिया में टैक्सेस के साथ क्या किया जाता है, हर चीज पे टैक्स है। बस अब कुछ दिनों में सांस लेने पे भी आने वाला है, उसी का हम सबको वेट है, ठीक है, आप लोग भी वेट कीजिए। फर्स्ट ऑफ आपको अब वो आने वाला है हमारा बजट, पता चल जाएगा कि कितनी ऑक्सीजन पे भी टैक्सेस देने हैं, ठीक है। चलिए अब जो खत्म हुआ, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, टैक्स तो हमें पता है, जो भी हमें अपनी इनकम पे पे करना होता है, डेट इज द टैक्सेस। फॉरेन कंट्रीज में नहीं है, सिर्फ इंडिया में, और भरपूर है, कमाइए और मैम को दे दीजिए, ठीक है, ट्रांसफर कर दीजिएगा, नहीं करेंगे तो नोटिस आ जाएगा, समन आ जाएगा। चलिए अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमने सबने देखा है एक ही इनडायरेक्ट टैक्स है हमारे यहाँ पे, मेन तो मेन नेट इनडायरेक्ट टैक्स है हमारे पास जीएसटी। वैसे तो कस्टम ड्यूटी, वेट, एक्सरसाइज ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटीज बहुत सारे होते हैं। स्टैम्प ड्यूटी हो गया, एक्सरसाइज हो गया, वेट हो गया, जो लीकर्स पे लगता है वो टैक्स हो गया, ठीक है, लीकर्स पे तो अभी आपको जरूरत नहीं है, 18+ नहीं हुए। चलिए अब देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स समझते हैं पहले। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होती है जो कि गवर्नमेंट चार्ज करती है हमसे, इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, सपोज करो कोई भी गुड्स है, वो 200 रुपए का है, उस पर लग गया भैया जीएसटी, 18% लगा दूं क्या, लगा देते हैं 18%, ठीक। चलिए 218 रुपए की चीज हो गई, कॉस्ट इंक्रीज हो गई, पहले कॉस्ट ये होती थी, अब ये कॉस्ट हो गई है, देखो आप कॉस्ट इंक्रीज हो गई। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, हमें पे करने ही करने, कोई भी गुड्स होगा पे करने ही करने, बल्कि रेट्स अलग अलग हैं, बहुत डिटेल वाली बात है, वो भी हम पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अभी जितना पढ़ना ना उतना पढ़ना, कोई भी कमेंट मत करना कि ज्ञान पूरा रखो ये वो, ठीक है। सब्सिडीज क्या होती है, अब ये देखो, सब्सिडी होती है एक फाइनेंशियल असिस्टेंट गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, एक तरीके से हेल्प देती है। देखो कितनी ज्यादा हेल्प देगी, सपोज करो ये जो हमारा गुड्स है ये 200 रुपए का है, इस पे 10 रुपए छूट देगी गवर्नमेंट, ठीक है, कितनी देगी, 10 रुपए छूट देगी। अगर ये 10 रुपीज उसने सब्सिडीज दे दिए तो हमारे प्रोडक्ट 190 का पड़ जाएगा, इस पे जीएसटी तो हमें फिर भी पे करना ही करना है ना,
ठीक है। तो सब्सिडीज क्या होती है, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है जिससे हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। अब यहाँ देखो, इनडायरेक्ट टैक्सेस से गवर्नमेंट को फायदा होता है, सब्सिडी से लॉस होता है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं आता, सिर्फ जाता ही जाता है। तो ये ट्रांसफर पेमेंट है, ठीक है। यहाँ से इन लोगों को बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है भाई, इनकम आ रही है ना, 18 रुपए इनके पास जा रहे हैं। क्लियर है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट चार्ज करती है, सब्सिडी गवर्नमेंट अलाउ करती है ताकि कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, हेल्प करती है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे खून पसीने की मेहनत ले लेती है। ठीक है, समझ आया। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए बेटा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को हटा दो, जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें से सब्सिडीज हटा दो। अभी मैंने जो एग्जांपल लिया, अगर अकॉर्डिंग टू दैट मैं चलूं तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 18 रुपए, सब्सिडी है 10 रुपए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ गया आपका 8 रुपए। समझ आया, कितना आसान है ना। गवर्नमेंट के पास अब 8 रुपए चले गए, गए तो फिर भी ना, कम कुछ नहीं हुआ। इसीलिए तो नाउ नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज, के बीच में डिफरेंस होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट चार्ज करती है, सब्सिडी गवर्नमेंट अलाउ करती है, यहाँ कॉस्ट इंक्रीज होती है, यहाँ कॉस्ट डिक्रीज होती है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस, किसका डिफरेंस होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ये रहा आपका एग्जांपल। समझ, इतना ही समझना है, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की भी जरूरत ही नहीं। क्यों, क्योंकि यार ये वाला टॉपिक नहीं आएगा, हमें नेशनल इनकम का बड़ा क्वेश्चन करना है जो कि 6 नंबर में आने वाला है, और थ्योरी भी आ सकती है, एसोसिएशन रीजन भी आ सकती है। 10-12 मार्क्स की वेटेज है इस यूनिट की। छोटी से छोटी चीज इंपॉर्टेंट है, बट जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी करो, ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, है ना, ना कम दो। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पता चल रहा है उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर नहीं रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक अपने रटे हुए हैं, फुल डीप में जा रहे हैं, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बेटा, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट। अब फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट मैंने करा दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जरूर पढ़ लेना। जब हमने सब्सिडीज पढ़ी थी वो ट्रांसफर पेमेंट होती है, ठीक है। अब देखिए फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, फैक्टर से ही पता चल जाएगा। फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पे की जाती है फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब वहां पे फैक्टर पेमेंट पड़ा था ना, फैक्टर पेमेंट वो पेमेंट होती है विच इज पेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उन्हें पेमेंट की जाती है। कौन कौन से फैक्टर पेमेंट होती है, जल्दी से बताओ, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये 4 चीजें ही पे की जाती हैं, वही होती है फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट, मान लो कोई भी प्रोडक्ट बना, एक शर्ट बनी है, कुछ भी, एक शर्ट या चेयर कुछ भी अगर बनाया है, तो उसमें रेंट भी पे किया होगा, वेजेस भी पे की होगी, इंटरेस्ट भी, और क्या, प्रॉफिट भी, सब कुछ देखिए उसकी कीमत आई होगी, जो कि फैक्ट्री के टाइम जो फाइनल गुड्स बनाती है फैक्ट्री, उस पर रिलीज करती है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट, अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब सपोज करो फैक्टर कॉस्ट है किसी भी प्रोडक्ट की, मान लेते हैं हम 400 रुपीज, ठीक है, 400 रुपीज है। मार्केट कॉस्ट क्या होगी, मार्केट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसपे वो प्रोडक्ट एक्चुअली सेल होता है हमारी मार्केट में, एट द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। लर्न करने की जरूरत नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो, डेफिनेशन तो बिल्कुल याद नहीं करनी है, ये सस्ती सस्ती सी, बस हिंदी में पता है ना, तो इंग्लिश बनानी इतनी मुश्किल बात नहीं है आज की जनरेशन के लिए, ठीक है। अब मार्केट कॉस्ट क्या होगी भाई, 18% जीएसटी भी तो दे दो, दोगे ना 18% जीएसटी, और अगर हमारी गवर्नमेंट ने थोड़ी दया रहम दिखाई, सब्सिडी दे दी, वैसे देती नहीं है इतनी ज्यादा, फार्मर को ही देती है, और वो इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, बट टैक्सेस तो कम कर सकती है ना। चलिए, अब यहाँ पे 400 में आप ऐड कर लो, कोई सब्सिडीज नहीं है भाई, यहाँ पे 18% जीएसटी ऐड कर लो, 418 की आपकी वो प्रोडक्ट सेल आउट होगा, दैट दिस इज अ मार्केट प्राइस या मार्केट कॉस्ट बोलो, एक ही बात है, दिस इज फैक्टर कॉस्ट, या ठीक है, ये फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पे भी कॉस्ट ही कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे इतने में, ये एमपी मध्य प्रदेश चले गए नहीं तो, ठीक है। चलिए, तो फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि एक्चुअल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट की जाती है, 400 हो गई, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है। मार्केट कॉस्ट जिसपे एक्चुअली हमारा प्रोडक्ट सेल होता है आफ्टर पेइंग द टैक्सेस एंड रिसीविंग द सब्सिडीज। किसी ने आज तक रिसीव किया तो जरा कमेंट करके बताना।
तो 400 प्लस 18% जीएसटी इज मार्केट कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट ही है, ये एमसी नहीं है। दिस इज मार्केट कॉस्ट, मतलब चलो कोई बात नहीं, मार्केट कॉस्ट होगी हमारी 418। अब इधर देखो, मार्केट कॉस्ट तक हम कैसे पहुंचे, मार्कर चेंज करते हैं, पहले मार्कर चेंज करके पहुंचेंगे, हम ऐसे नहीं पहुंचेंगे भाई। मार्कर चेंज कर लिया है, जगह भी ढूंढो। अब मैं भाई मार्केट कॉस्ट ही लिखूंगी, मार्केट कॉस्ट इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब यहां से एक और फॉर्मूला ड्राइव हो सकता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर मुंह से बोल के ना दिए हो, ढूंढने पड़ जाए तो ढूंढ लेना, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्या करना भी पड़ा आया है, जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, उसमें से लेस कर दो सब्सिडीज, आ गया। तो मार्केट कॉस्ट इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। अगर अब हमें फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, क्या निकालनी है, फैक्टर कॉस्ट, तो मार्केट कॉस्ट में से लेस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। These two are the formulas। मार्केट कॉस्ट कैसे निकलती है, मार्केट कॉस्ट हमारी निकलती है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगी, जब मार्केट कॉस्ट में से हम लेस कर देंगे NIT, हम लेस कर देंगे। समझ आया, क्लियर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें अभी जो नेशनल इनकम के क्वेश्चंस करने हैं उसमें फैक्टर कॉस्ट पे बोल सकता है फाइंड द फैक्टर कॉस्ट एट मार्केट कॉस्ट, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ जल्दी से। क्योंकि इसी की मदद से हम अपनी डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पहुंच पाएंगे और नेशनल से डोमेस्टिक बता पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे बिटवीन द डोमेस्टिक इनकम एंड द नेशनल इनकम। अब देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। जो हम फैक्टर इनकम क्या करते हैं, फैक्टर इनकम रिसीव करते हैं, कुछ इनकम हम अब्रॉड से रिसीव करेंगे, ठीक है, कुछ पेमेंट करेंगे। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिलेट करो, जब इंपोर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं तो पेमेंट रिसीव करते हैं। इन द सेम वे जब हम फैक्टर इनकम अब्रॉड से रिसीव करेंगे तो हमारे पास पैसा आ रहा है ना, जब हम पे करेंगे तो पैसा जा रहा है। ये डिफरेंस ही NFIA कहलाता है। क्या होता है NFIA, देखिए, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम मैंने समझाया हुआ है क्या होती है, रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कहते हैं ROW, रॉ। ये टाइगर जिंदा है या टाइगर वाला रॉ नहीं है, ठीक है, कोई मिशन नहीं है। हाँ मिशन तो है, बिल्कुल है, इकोनॉमिक्स का बोर्ड एग्जाम हमारा मिशन है, 75 प्लस मार्क्स लेके आने थ्योरी में, ठीक है। तो ये मिशन पे हम जा रहे हैं, इसको कर लो ढंग से जरा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हम पेमेंट कर रहे हैं। तो NFI क्या होता है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रॉ लेस फैक्टर इनकम पेड टू आएगा, टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पेमेंट की है। अब कौन सी फैक्टर इनकम होती है, चलो रिवाइज करा देती हूँ यार। क्या होता है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, कुछ भी, सैलरी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सैलरी रिसीव कर रहा है कोई नॉर्मल रेजिडेंट फ्रॉम द अब्रॉड, कोई भी इनकम रिसीव कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट, कुछ भी पेमेंट कर रहा है, ठीक है। इनकम माइनस पेमेंट इज इक्वल्स टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसी की मदद से आप डोमेस्टिक और नेशनल इनकम निकाल पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए। जब हम इसका क्विक रिकैप करेंगे तब भी कराऊंगे, लेकिन उससे पहले आप भी तो माइंड में रखिए, तभी तो चीजें आगे समझ आएंगी। अगर ये टॉपिक अच्छे से करेंगे तभी थर्ड चैप्टर आएगा, जब थर्ड चैप्टर क्लियर हो जाएगा ना, उसके एक एक टर्म्स कैसे क्या फॉर्मूला है, तब आप जाके एक फुल फ्लैश क्वेश्चन कर पाएंगे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन का। क्लियर है, नोट डाउन कर लो। चलिए बेटा, अब देख लेते हैं कि NFI से नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम तक कैसे पहुंचते हैं। जो हमारी नेशनल इनकम होती है, निकालना तो अभी सीखेंगे। नेशनल इनकम कैसे निकलेगी,
जब आप अपनी डोमेस्टिक इनकम में, जो भी आपकी डोमेस्टिक इनकम आई है, उसमें NFIA ऐड कर देंगे, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये नेट फैक्टर ऑफ इनकम तीन तरीके से होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड जीरो भी हो सकती है। अब समझा देती हूँ, वैसे तो बहुत बेसिक सा है। पॉजिटिव कब होगी? जब आपने पेमेंट ज्यादा रिसीव की होगी, आपने इनकम ज्यादा रिसीव की है और पेमेंट्स कम है, तो पॉजिटिव होगी। नेगेटिव कब होगी? जब आपने पे ज्यादा किया है, रिसीव कम किया है। और जीरो कब होगा? जितना रिसीव किया है उतना पे किया है। समझ आ गया? क्लियर? तो जब हम अपनी डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे तो हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। सेम डोमेस्टिक इनकम कैसे आएगी? जब नेशनल में से लेस कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब हम उसमें से लेस कर देंगे तो हमारी डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। सेम अगर हमें क्वेश्चन में बोल रहा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालो, तो हम अपनी नेशनल इनकम में से डोमेस्टिक इनकम को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये तो भी मैंने डोमेस्टिक इनकम बताई है। नेशनल इनकम में से जब आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेस कर देंगे, आपके पास डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। सेम वैसे अगर आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना है, तो नेशनल इनकम में से आपको लेस करना है डोमेस्टिक इनकम। चलो यहाँ लिख देती हूँ, NFIA अगर आपको निकालना है तो नेशनल इनकम में से आपको लेस करना होगा डोमेस्टिक इनकम। और मैंने आपको बताया है यहाँ पे जो फैक्टर इनकम है वो कौन कौन से इनकम्स होती हैं? सेविंग, सैलरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कुछ भी। आपकी कोई प्रॉपर्टी है, वहां से आप रेंट रिसीव कर रहे हैं, कोई बिजनेस है, वहां से प्रॉफिट रिसीव कर रहे हैं, सैलरी रिसीव कर रहे हैं, वेजेस, कुछ भी, दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ द फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तीनों टॉपिक, इन्वेस्टमेंट हमने करा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तीनों में ही हमने फॉर्मूले पढ़े हैं। इन्हीं फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, आगे हमारा थर्ड चैप्टर कंटिन्यू होगा एंड देन वी विल कैलकुलेट द नेशनल इनकम इन द फोर्थ चैप्टर. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe the channel.